नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का परीक्षा 247 में। शाम के 4 बज चुके हैं। सभी दोस्तों जुड़ जाइएगा। हमारे इंडियन पॉलिटी की क्लास होती है शाम 4 बजे, तो सभी क्लास में जुड़ जाइए और सभी एक बार शेयर कर दीजिए क्लास को। और आज की क्लास हम कंटिन्यू करते हैं। हम आपको पहले ही बता दूं कि संघ की विधायिका हमारी चल रही है, जिसमें हमने संसद भवन लास्ट क्लास में बात की थी। संसद भवन का एक छोटा सा पार्ट, बेसिक सी नॉलेज आज हम आपको फिर बता दें। जैसे हमने कल बताया था आपको, राज्यसभा में बड़े लोग होते हैं और आप देख रहे होंगे रेड कारपेट और ग्रीन कारपेट की मैंने आपसे कल बात की थी। तो जो राज्यसभा है उसमें आप देख रहे होंगे रेड कारपेट यहां पे बिछा हुआ है। बड़े लोग क्यों माने जाते हैं राज्यसभा के लोग? क्योंकि ये कभी आपके घर वोट मांगने नहीं आते कभी भी, इसलिए ये वोट कभी आपको कभी आए हैं क्या आपके घर वोट मांगने की हमें वोट दे दीजिए, हमें राज्यसभा का सांसद बनना है, हमें राज्यसभा में जाना है? नहीं मांगते कभी भी। लेकिन अगर हम लोकसभा की बात करें तो आपको दिखाई दे रहा होगा क्या, ग्रीन कारपेट। ऑलरेडी हम इस बारे में कल बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार आप देख लीजिए इमेज के माध्यम से। राज्यसभा रेड कारपेट और लोकसभा ग्रीन कारपेट। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दोस्तों, जब हम संसद भवन के बारे में हमने कल वैसे पूरा विस्तार से बाहर से पूरा जाना था कि ये लाल पत्थर का बना होता है, इसके बाहर फव्वारे हैं, जलाशय हैं, इस व्यास के बारे में जाना था, 6 एकड़ में फैला हुआ है, परिधि जानी थी, सारी चीजों के विषय में कल। लेकिन एक और नई चीज है, जब आप देख रहे होंगे यहां पे आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो रहस्य है वो ये है कि जिस दिन से 1921 में चालू हुई थी संसद बनना, 1921 में पूरा इसका निर्माण हो गया। 6 वर्ष लगे थे इसको बनने में। लेकिन क्या था कि संसद भवन के अंदर जब संसद में यहां पे जब सांसद बैठते हैं तो आप यहां देख रहे होंगे पंखे। ज्यादातर आप कहीं भी मोस्टली आपने देखा होगा किसी घर में या किसी बड़ी इमारत में आप गए होंगे तो पंखे हमेशा ऊपर लगे हुए होते हैं। लेकिन संसद भवन के अंदर क्या है दोस्तों, ऐसे पोल पे लगे हुए हैं ये पंखे। पोल पे नीचे से पोल खड़ा है और आप पंखों को देख रहे होंगे तो ये उल्टे आपको दिखाई देंगे। यह एक रहस्य है। लेकिन यह लगाए कब गए थे? जब अंग्रेजों ने ही संसद भवन को बनवाया था तो अंग्रेजों के द्वारा ही ये पंखे लगाए गए थे। तब से और आज तक इन पंखों को ऐसा ही पोल पे लगा दिया जाता है, बदला नहीं गया। ऐसा नहीं है कि यहां से इनको निकाल के ऊपर छत में लगा दिया गया हो। यह भी एक जानने योग्य महत्वपूर्ण बात है, लेकिन ये बेसिक नॉलेज है क्योंकि एग्जाम में ये आती नहीं है, फिर भी हमें जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चलते हैं हम लास्ट क्लास में हमने दोस्तों आपको बताया था, हम पढ़ रहे थे संसद के बारे में, जो कि हम अनुच्छेद 79 के तहत इसको पढ़ रहे थे। अनुच्छेद 79 के तहत हम इसको पढ़ रहे थे। और संसद, जैसा कि मैंने आपको बताया था, राष्ट्रपति, जो कि हम ऑलरेडी कंटिन्यू कर चुके हैं आर्टिकल 52 के तहत। उसके बाद दोस्तों राज्यसभा, इसे हम पिछली क्लास में कर चुके हैं अनुच्छेद 80 के तहत। और जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा लोकसभा। आज हम करेंगे बात लोकसभा की आर्टिकल 81 के तहत, क्योंकि संसद 79 अनुच्छेद के तहत आती है और यह 3 पार्टों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ये हम आपको कॉमन सी बात पहले ही कर चुके हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो होता है दोस्तों लोकसभा। लोकसभा जिसे हम पढ़ते हैं आर्टिकल 81 के तहत। साथ ही साथ नोट करते रहना, लोकसभा हम आर्टिकल 81 के तहत पढ़ते हैं। और दोस्तों इसकी मैं बात करूं तो हम इसे निम्न सदन कहते हैं। निम्न सदन, इसे हम निम्न सदन कहते हैं। दूसरा अगर मैं बात करता हूं तो इसे प्रथम सदन भी कहते हैं। प्रथम सदन, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है।
यहां पे कभी कभी कंफ्यूजन ये आ जाता है कि वैसे तो ये निम्न सदन है लेकिन ये प्रथम सदन क्यों कहलाता है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जब हमने राज्यसभा टॉपिक को पढ़ा था, तो वहां आपको बताया था कि उच्च सदन होती है राज्यसभा लेकिन द्वितीय सदन में आती है। ऐसे ही इसका यहां अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो ये निम्न सदन है लेकिन ये प्रथम सदन कहलाता है। नेक्स्ट आगे इसका एक पॉइंट है, इसे हम लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। इसके 3 नाम मैं आपको दे रहा हूं। थर्ड नाम है इसका लोकप्रिय सदन, जिसे हम बोलते हैं पॉपुलर सदन, लोकप्रिय सदन। क्यों? क्योंकि दोस्तों लोकप्रिय सदन ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां हमारे द्वारा ही सांसद हम चुनकर यहां भेजते हैं, क्योंकि यह हमारा लोकप्रिय सदन कहलाता है। इसे हम बोलते हैं अपर। प्रथम के लिए आप जानते हो फर्स्ट, निम्न सदन, अपर, फर्स्ट। अब नेक्स्ट आगे हम बात करें तो पॉपुलर। ये बेसिक सी चीज है लोकसभा के बारे में। अगर लोकसभा की अगर मैं अब बात करूं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो बात करते हैं स्थापना की। लोकसभा की स्थापना दोस्तों 17 अप्रैल 1952 को हुई थी। इसकी स्थापना, लोकसभा की स्थापना हुई थी 17 अप्रैल 1952 को। हम बात कर रहे हैं दोस्तों लोकसभा की। लोकसभा में हमको यह जानना है कि लोकसभा में सीटों की संख्या है कितनी। अगर लोकसभा में मैं अधिकतम सीटों की संख्या की बात करूं तो दोस्तों वो होती है 552। अधिकतम सीटों की संख्या होती है 552। अधिकतम सीटों की संख्या 552। और वो कैसे कैसे होती है, अगर मैं वर्तमान समय की आपको दिमाग में बात एकदम आ गई होगी कि सर 552 होती है अधिकतम, कि वर्तमान में कितनी है। सपोज करो अभी तक वर्तमान में 545 सीट हैं लोकसभा में, लेकिन हमें इनसे कैसे कैसे कि जैसे 545 हैं, आपको अच्छे से पता है इनमें से जो 2 सीटें हैं वो होती हैं 2 आंग्ल भारतीय। 2 आंग्ल भारतीय आप जानते हो 2 आंग्ल भारतीयों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ कितनी बची, 543 सीटें। 543 में से क्या है, 543 साथ के साथ नोट करते रहना। अधिकतम 552, वर्तमान में 545, 2 आंग्ल भारतीय, उधर बचती हैं 543 सीटें। और 543 में से दोस्तों अगर मैं यहां बात करने लगूं, 530 जो सीटें हैं वो आती हैं स्टेट से। 533 सीटें जो आती हैं वो आती हैं स्टेट से, और 13 जो सीटें बचती हैं, 13 दोस्तों वो आती हैं केंद्र शासित प्रदेशों से। केंद्र शासित प्रदेश यूटी राज्यों से। नोट कीजिए साथ की साथ। अब जो हमने बात की 13 यूटी राज्यों, इसमें हम अगर राज्यों की बात करने लगे तो सबसे पहला आता है दिल्ली। दिल्ली से अगर मैं बात करूं दोस्तों तो दिल्ली से आती हैं 7 सीटें लोकसभा के अंदर। केंद्र शासित प्रदेशों से 13 सीटें आती हैं, दिल्ली से आती हैं 7 सीटें। दूसरा अगर मैं बात करूं दमन और दादरा, जो कि अब एक हैं, तो दोस्तों यहां आती हैं 2 सीटें। दमन व दादरा जो कि पहले अलग अलग हुआ करते थे, इनको अब मिला के एक कर दिया गया है, तो यहां से आती हैं 2 सीटें। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप से दोस्तों 1 सीट, 7 और 2 9 और 1 10 सीटें यहां हो चुकी हैं। कितने स्टेटों से, 3 यूटी राज्य, दिल्ली, दमन प्लस दादरा और लक्षद्वीप। उसके बाद
चंडीगढ़, उसके बाद दोस्तों चंडीगढ़, चंडीगढ़ से एक सीट, उसके बाद पांडिचेरी, पांडिचेरी से भी एक सीट, और हमारा अब लास्ट में बचता है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, और इससे भी आती है एक सीट। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों, हमने बात की थी कि जो 13 सीटें लोकसभा के लिए केंद्र शासित प्रदेशों से आती हैं, दिल्ली से 7, दमन प्लस दादरा जो पहले अलग अलग हुआ करते थे, जो अब एक कर दिए गए हैं, 2 सीटें, लक्षद्वीप से 1, चंडीगढ़ से 1, पांडिचेरी से 1, अंडमान निकोबार से 1, टोटल होती हैं 13। नोट कीजिए साथ की साथ। लेकिन आज यहां पे आपको एक चीज क्लियर करनी है, और वो क्या करनी है दोस्तों, वो करनी है चीज हमें आंगल भारतीय। सबसे पहले हम बात करेंगे उसी पे कि आंगल भारतीय कि वर्तमान में, अगर मैं वर्तमान की बात करने लगूं, जैसा कि मैंने अभी ऊपर बोला था अधिकतम 552, लेकिन वर्तमान में 545 बोला मैं, लेकिन अभी जो आज की फिलहाल की हम बात करें तो फिलहाल में 543 सीटें हैं। 543 कैसे कैसे हैं वो हमें जाननी है। वर्तमान में 543 सीटें हैं। कैसे? आर्टिकल 330, एक बार ध्यान से सुनना, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 330 यही कहता है कि एससी के लिए 84 सीटें और एसटी के लिए 47 सीटें। अनुच्छेद 330 के अंतर्गत एससी के लिए 84 सीटें और एसटी के लिए 47 सीटों का प्रावधान है आरक्षण के तहत कि जो एससी की सीटें हैं उस पे एससी के ही सांसद चुनकर जाएंगे कहां? लोकसभा में। और जो एससी की 47 सीटें हैं, 47 सीटें हैं, 47 सांसद ही एसटी के पदों पर चुनकर जाएंगे कहां? लोकसभा में। तो यहां यह समझने वाली चीज है, यह जो प्रावधान है अनुच्छेद 330 के तहत है कि एससी जो आरक्षण के तहत एससी का पद है, जो एससी की सीट है उस पर सिर्फ एससी का ही सांसद जाएगा, ना कि कोई और। हाँ, यह भी है कि जो एससी आरक्षण के तहत है उस पर एससी के ही बंदे चुनाव लड़ेंगे और एसटी पर एसटी के ही, चाहे कितने भी लड़े लेकिन होंगे सभी एससी और एसटी के ही। तो अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा के अंदर एससी का 84 और एसटी का 47 सीटों का प्रावधान है। समझने वाली अब यहां चीज यह है कि क्या जो 543 सीटें हैं टोटल, इसमें क्या है दोस्तों, अभी अगर मैं बात करने लगूं 25 जनवरी 2020 को, 25 जनवरी 2020 को एक संशोधन हुआ था, संशोधन जिसे हम बोलते हैं 104वां संविधान संशोधन। एक 104वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों इन सीटों को फिर से 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। समझेंगे एक बार फिर, जो 104वां संविधान संशोधन हुआ है इसके तहत जो एससी के लिए सीटें हैं 84 और एसटी के लिए जो सीटें हैं 47, 25 जनवरी 2020 को 104वां संविधान संशोधन करके इन सीटों को फिर से 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। और कब तक कर दिया गया है? 25 जनवरी 2030 तक।
2030 तक इनको कर दिया गया है। तो क्या होता है, जब इनको कर दिया तो ये तो ऐसे के ऐसे ही रहेंगी। अब हम अगर बात करने लगे कि जो सीटों को बढ़ाने का प्रावधान है वो किस आर्टिकल के तहत है, तो वो है दोस्तों अनुच्छेद 334 के तहत समय का प्रावधान है। अनुच्छेद 334 के अंतर्गत हम समय के प्रावधान में बदलाव कर सकते हैं। अब हमारा मेन यहां पे पॉइंट क्या था कि ये सीटें तो 10 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई, लेकिन जो दूसरी तरफ मैंने आपको बताया था दो एंग्लो इंडियन जो राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत करता है। समझने वाली बात यहां पर है कि जो दो एंग्लो इंडियन भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत करता है उसको क्या है दोस्तों, और यह अगर मैं बात करूं किस आर्टिकल के तहत करता है, तो ये करते हैं अनुच्छेद 331 के तहत। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में दो एंग्लो इंडियनों की नियुक्ति करता है। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि 25 जनवरी 2020 को 104वां संविधान संशोधन होता है। इसके तहत एससी और एसटी को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है, लेकिन यहां पर एंग्लो इंडियनों में कोई बदलाव नहीं किया जाता। फिर एक बार बता देता हूं कि 104 में संविधान संशोधन में एससी एसटी के पदों को 10 वर्ष के लिए बढ़ाकर 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया, लेकिन दो एंग्लो इंडियनों में कोई बदलाव, कोई फेरबदल नहीं किया गया और ना इनके समय को बढ़ाया गया। तो इसका मतलब आज के अगर हम एग्जाम के हिसाब से करें कि लोकसभा के अंदर वर्तमान समय में कितनी सीटें हैं, तो 543 सीटें हैं। अगर क्वेश्चन के हिसाब से आता है तो वर्तमान में आपको 543 ही देना होगा। और दो एंग्लो इंडियन जो राष्ट्रपति नियुक्त करता था उसके समय को अब नहीं बढ़ाया गया है। इसमें मुझे आप यही चीज आपको समझानी थी कि वर्तमान में अगर क्वेश्चन के हिसाब से, पेपर के हिसाब से कोई क्वेश्चन आता है तो आपको यही पुट करना है कि वर्तमान में 543 सीटें हैं। नोट कीजिए साथ की साथ। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल अनुच्छेद 82 की बात। और क्या है अनुच्छेद 82? इसमें दोस्तों यह है कि प्रत्येक जनगणना होगी, प्रत्येक जनगणना के बाद दोस्तों क्या होगा, इसमें सीटों में परिसीमन होगा। परिसीमन प्रत्येक जनगणना आप जानते हैं 10 वर्ष में होती है, लेकिन 82 के तहत, अनुच्छेद 82 के तहत प्रत्येक जनगणना होगी, लेकिन सीटों का क्या होगा, परिसीमन होगा। परिसीमन होगा, लेकिन इस परिसीमन को क्या हुआ था, अनुच्छेद 82 के तहत यह चीज हमने समझी, लेकिन हुआ क्या था, हुआ इसमें यह था कि 84वां संविधान संशोधन हुआ था 2001 में। चौरासीवां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों 2001 में हुआ था। इसी के तहत क्या हुआ था कि सीटों का परिसीमन करके इसे बढ़ा दिया गया था 2026 तक। इसमें यह कहा गया कि जो सीटों की संख्या है उसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता, सपोज कीजिए कि किसी स्टेट की या किसी क्षेत्र की जनसंख्या तो बहुत हो जाती है, तो वहां पर तो सीटों की संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन किसी क्षेत्र में जनसंख्या नियंत्रण रहती है। और हमारा उद्देश्य ज्यादातर यही रहना चाहिए कि जो देश के अंतर्गत जनसंख्या है वह
उस पर नियंत्रण रहना चाहिए, इसीलिए इसको बढ़ाकर कर दिया गया। 84वें संविधान संशोधन के तहत 2001 में 2026 तक की इन सीटों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। और यह जो आपको मैं बता रहा था प्रत्येक जनगणना 1971 के अनुसार ही होती है ये, लेकिन क्या था, 84वां संविधान संशोधन किया गया और कहा गया कि सीटों में कोई फेरबदल नहीं होगा। जब फेरबदल होगा तो 2026 के बाद ही होगा। नोट कीजिए साथ की साथ। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 83 की। अनुच्छेद 83। अनुच्छेद 83 में क्या है दोस्तों, लोकसभा का कार्यकाल। लोकसभा का कार्यकाल। अब आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि लोकसभा का काल तो 5 वर्ष होता है, यही आया होगा ना आपके दिमाग में कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो तो 5 वर्ष होता है। लेकिन क्या होता है, यह बात सही है 5 वर्ष होता है, लेकिन कब से होता है, नई सरकार के प्रथम सत्र से। नई सरकार के प्रथम सत्र से होता है। कितना, 5 वर्ष। यह बात बिल्कुल ठीक है कि जो अनुच्छेद 83 है उसमें दिया गया है लोकसभा का कार्यकाल। लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, नई सरकार के प्रथम सत्र से होता है यह 5 वर्ष। लेकिन दोस्तों क्या होता है, इसे किस कंडीशन में और बढ़ाया जा सकता है, तो बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है कि यदि आपातकाल लग जाए, यदि देश के अंतर्गत आपातकाल लगा हो तो जो यह कार्यकाल है यह 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा। 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा। जो लोकसभा का कार्यकाल है 5 वर्ष, यदि देश के अंतर्गत जैसे 5 वर्ष पूरे होने वाले हों, अगर देश में आपातकाल लग जाए तो जो लोकसभा का कार्यकाल है वह 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि कार्यकाल को बढ़ाया गया हो? जी हां, बिल्कुल 1976 में 1 वर्ष के लिए लगा था, लेकिन क्या हुआ था वहां एक वर्ष के लिए 2 बार बढ़ाया गया था। एक वर्ष के लिए, पहले 1 वर्ष के लिए लगा था, फिर दोबारा 1 वर्ष के लिए। तो यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1976 में जब भारत के अंदर ये लगा था, 1976 में कार्यकाल 2 बार 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, बिल्कुल बढ़ाया गया था। लेकिन कंडीशन यही है कि जो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है वो तो है ही, क्या इसके समय को बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। आपातकाल की स्थिति में इसे बिल्कुल बढ़ा सकते हैं 1 वर्ष के लिए। लेकिन 1976 में इसको 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, फिर दोबारा से इसको 1 और वर्ष के लिए बढ़ाया गया, एक ही कार्यकाल में। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 84 की। अनुच्छेद 84, इसमें क्या दिया है दोस्तों? इसमें दिया है सांसदों के सदस्यों की योग्यताएं। जो लोकसभा के जो सांसद हैं उसकी योग्यताओं की बात इसमें कही गई है कि इसमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, और हम बात करेंगे अब योग्यताओं की। योग्यताओं में सबसे पहला पॉइंट ही यही आता है कि वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 84 के तहत योग्यताओं की, और योग्यता में सबसे पहला वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट यह है कि उसकी जो उम्र है
वह न्यूनतम 25 वर्ष का होना चाहिए। न्यूनतम बात कही गई है 25 वर्ष, उससे ज्यादा का भी हो सकता है, ऐसा कोई इसमें वो नहीं है प्रावधान। 25 वर्ष तो मैक्सिमम होनी ही चाहिए। नेक्स्ट इसमें क्या है दोस्तों, वह भारत सरकार जो संसद बनने योग्य है वह भारत सरकार, तीसरा पॉइंट इसमें यह है, वह भारत सरकार या वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर ना हो, किसी भी पद पर वह नहीं होना चाहिए। वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर ना हो। पहला था वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, उससे अधिक भी हो सकती है, कोई नहीं चलेगा। वह भारत सरकार का या राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर ना हो। और थर्ड पॉइंट इसमें यह आता है कि जो अगर संसद बनने की योग्यता, सांसद बनने की योग्यता रखता है, वह ना तो पागल होना चाहिए और ना ही दिवालिया होना चाहिए। साथ ही साथ योग्यताओं को आप नोट कीजिएगा। अनुच्छेद 84 के तहत दी गई हैं योग्यताएं, और योग्यताओं में पहला पॉइंट वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, वह राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन किसी भी पद पर ना हो, और वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, साथ के साथ नोट करने के बाद हमारा नेक्स्ट जो आर्टिकल आता है वो आता है 92, और 92 में क्या है उसमें बात करेंगे। अनुच्छेद 92, अनुच्छेद 92, अभी हम बात कर रहे थे 84 की, एकदम हम आगे कहा 92, 89 की हम पहले ही बात कर चुके हैं जब हमने राज्यसभा को कंप्लीट किया कि राज्यसभा का एक सभापति होगा और एक उपसभापति होगा। ऐसे ही क्या कहता है आर्टिकल 92 यही कहता है कि लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा, लोकसभा का एक अध्यक्ष, और दोस्तों एक क्या होगा, उपाध्यक्ष होगा। अनुच्छेद 92 के तहत लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। अगर मैं यहां बात करूं, पहले भी आपको मैं बता चुका हूं कि अध्यक्ष अपना इस्तीफा देते हैं उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा देते हैं अध्यक्ष को। क्योंकि लोकसभा की अगर यहां बात करें दोबारा कि लोकसभा जो होता है, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, अगर उसकी अनुपस्थिति है तो उसका कार्यभार संभालता है कौन, उपाध्यक्ष। यदि लोकसभा के अंदर अध्यक्ष नहीं है तो उसका कार्यभार संभालेगा उपाध्यक्ष। इस्तीफा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को। बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की, अनुच्छेद 94, इसमें दिया है दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष का निलंबन। लोकसभा अध्यक्ष का निलंबन, निलंबन 3 कंडीशनों में हो सकता है। पहला तो यह कि यदि, यह समझना है हमको पहला ये कि यदि वो त्यागपत्र दे दे तो भी तो उसका निलंबन हो जाएगा ना, या तो वो त्यागपत्र दे दे तो उसका निलंबन हो जाएगा। दूसरा कंडीशन ये होगी या तो उसकी मृत्यु हो जाए, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो भी उसका निलंबन। तीसरी कंडीशन यह है कि यदि अध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष को हटाना है तो लोकसभा ही उसके खिलाफ एक प्रस्ताव लाती है
लोकसभा ही उसके लिए एक प्रस्ताव लाएगी और प्रक्रिया लाएगी, या तो उसे प्रक्रिया बोले, यह केवल लाएगी कौन, सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए लोकसभा ही एक प्रक्रिया लाती है और उस प्रक्रिया पर 2/3 सदस्यों द्वारा ही किसको, अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। 2/3 सदस्यों के तहत उस प्रक्रिया को पूर्ण अगर कर लिया जाता है तो अध्यक्ष का निलंबन हो जाता है। 3 कंडीशनों में, त्यागपत्र, मृत्यु और लोकसभा द्वारा लाई गई प्रक्रिया। नोट कीजिए साथ ही साथ। इसमें एक पॉइंट यहां आता है कि जो मैंने आपको बताया कि लोकसभा के अध्यक्ष का निलंबन में, कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि इस तरह से किसी को हटाया गया हो? हाँ, बिल्कुल हटाया गया है। जो लोकसभा के पहले ही अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर, उन पर इस प्रक्रिया को लगाया गया था 2/3 सदस्यों के द्वारा। गणेश जी जो मावलंकर पहले अध्यक्ष थे उनको हटाया गया था। और हटाया कब गया था? जो गणेश वासुदेव मावलंकर थे वो भारत के पहले संसद के लोकसभा के अध्यक्ष प्रथम थे। उन्होंने 1952 से लेके 1956 तक, 1952 से 1956 तक वो क्या रहे थे, लोकसभा अध्यक्ष रहे थे। उन पर यह प्रक्रिया लगाई गई थी और उनको हटा दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं अगर यहां हमने अध्यक्ष की बात की है तो क्या अभी अगर अध्यक्ष में हम बात करने लगे, अध्यक्ष में अगर हम बात करने लगे, क्या ऐसी कोई महिला है जो लोकसभा की अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष रही हो? बिल्कुल, प्रथम अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष दोस्तों वो है मीरा कुमारी, मीरा कुमार, मीरा कुमार पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, मीरा कुमार। और अगर अब इसी में एक क्वेश्चन और बनता है, वो क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसे अध्यक्ष जिनकी कार्यभार या कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई हो, बिल्कुल हुई थी, ऐसे वो थे एम.जी. बालयोगी, जी.एम. बालयोगी, जी.एम. बालयोगी, जी.एम. बालयोगी जो थे दोस्तों, इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। जी.एम. बालयोगी लोकसभा अध्यक्ष थे उस समय, इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी और मृत्यु हुई थी इनकी, ये रहे थे 1998 से 2002 तक, 1998 से 2002 तक ये रहे थे, तभी इनकी मृत्यु हो गई थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। अगला अनुच्छेद है 100, अनुच्छेद 100। अनुच्छेद 100 क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 100 कहता है कि संसद की गणपूर्ति, संसद की गणपूर्ति। दोस्तों हमारी जो क्लास है प्रेजेंट टाइम में, जो हमारा टाइमिंग है वो मैं आपको पहले ही कई बार बता चुका हूं कि डेली 4 PM को हमारी शाम 4 बजे इंडियन पॉलिटी की क्लास आती है परीक्षा 247 पे। ज्यादा से ज्यादा संख्या में, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट यहां पर जुड़े और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को, हमारे परीक्षा 247 को शेयर करें, क्लास का आनंद लें पूरी तरीके से डेली शाम 4 बजे। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अनुच्छेद 100 संसद की गणपूर्ति, इसका क्या मतलब है? क्या है गणपूर्ति का मतलब? हमको यहां पे ये चीज समझनी है कि गणपूर्ति क्या है, क्या कहता है कि संसद की गणपूर्ति क्या होती है। दोस्तों मैं बता दूं कि संसद में यदि हमको सत्र शुरू करने के लिए, संसद में हमको सत्र शुरू करने के लिए जो न्यूनतम उपस्थिति है उसी को बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे कि अगर संसद के अंदर अगर पूर्ति
हमें करनी है 10% के हिसाब से ये होती है कि अगर संसद के अंदर हमको कोई सत्र चलाना है, फिर से समझेंगे कि संसद के अंदर यदि हमको कोई सत्र चलाना है तो वहां पर सांसदों की जो उपस्थिति है वह न्यूनतम होनी चाहिए लगभग 10%। संसद के किसी भी सत्र को चलाने के लिए हमें न्यूनतम 10% सांसद वहां पर होने ही चाहिए संसद में। अब जैसे मैं बात करने लगूं, लोकसभा 550 का कम से कम अगर मैं 10% हूं तो 55 सदस्य मौजूद होने चाहिए। कहां पे? लोकसभा में। राज्यसभा की अगर मैं बात करने लगूं 250 है, अगर इसमें 10% हो तो लगभग 25 सदस्य, 25 सांसद। अगर कोई सत्र चल रहा है तो लोकसभा के 10% और राज्यसभा के न्यूनतम 10% अगर हम निकालें तो लोकसभा के 55, राज्यसभा के 25 ये होने अनिवार्य है किसी भी सत्र को चलाने के लिए। इसे ही हम क्या बोलते हैं? संसद की गढ़ पूर्ति। नोट कीजिए। यह चीज हमने आप समझी कि गढ़ पूर्ति। दोस्तों अगर 10% से नीचे सदस्य होते हैं तो अध्यक्ष, जो अध्यक्ष होते हैं लोकसभा के, जो अध्यक्ष होते हैं वह स्थगन कर सकते हैं, यानी कि सत्र को स्थगन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कम है तो सत्र चलेगा, 10% तो अनिवार्य रूप से न्यूनतम होने ही जरूरी हैं। बात करते हैं नेक्स्ट 101 आर्टिकल की, अनुच्छेद 101। इसमें दिया है दोस्तों अयोग्यताएं, कि क्या अयोग्यताएं हैं सांसदों की, क्या होनी चाहिए अयोग्यताएं। संसद संसद के सदस्यों की अयोग्यताएं। कि संसद के जो सदस्य हैं उनकी क्या अयोग्यताएं होनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद, यहां पे मैं लिखना ही भूल गया, सॉरी दोस्तों। अनुच्छेद ये आता है 101 के तहत। अनुच्छेद 101 में दिया गया है संसद के जो सदस्य हैं उनकी क्या क्या अयोग्यताएं होनी चाहिए। इस चीज को हम यहां पे समझेंगे। दोस्तों इसमें क्या है कि यदि कोई सांसद लगातार 60 दिन संसद के सत्र से अनुपस्थित रहेगा तो यह उसकी अयोग्यता होगी। 60 दिन यदि वह अनुपस्थित है तो वह उसकी क्या है? पहली अयोग्यता की बात कर रहे हैं कि अयोग्यता क्या है। यदि कोई सांसद 60 दिन लगातार सत्र के दौरान अनुपस्थित है तो यह क्या है? उसकी अयोग्यता है। समझने वाली बात है ये। दूसरा भी यह है कि कोई भी सांसद सरकारी लाभ का पद ग्रहण कर ले। यदि कोई सांसद, दूसरा सांसद जो है वो सरकारी पद ग्रहण कर ले, सरकारी पद ग्रहण कर ले तो क्या है? यह भी तो अयोग्यता होगी ना, कि सांसद सरकारी पद ग्रहण कर लेता है तो क्या होगी? यह भी दोस्तों क्या होगी? यह भी एक अयोग्यता होगी। पहली अयोग्यता कि यदि कोई सांसद 60 दिन अनुपस्थित रहता है तो वह इसकी अयोग्यता होगी सत्र चलने के दौरान। दूसरी, यदि कोई सांसद सरकारी पद ग्रहण कर लेता है तो वह भी इसकी योग्यता होगी। हमने बात की अनुच्छेद 101 की। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 102 की। दोस्तों यदि कोई, इसमें क्या दिया गया है
कि यदि कोई सांसद अयोग्य है, यदि कोई सांसद अयोग्य है तो क्या होता है कि संसद जो सदस्यता होती है उसकी राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयोग की सलाह द्वारा रद्द कर दी जाएगी। अयोग्य सांसद की योग्यता समझने वाली ये चीज है इसमें आर्टिकल 102 के तहत कि अयोग्य जो सांसद है उसकी जो योग्यता है, उसकी जो योग्यता नहीं, यहां पे दोस्तों करनी है सदस्यता। अगर हम योग्यता बोलेंगे तो योग्यताओं की बात तो हम पहले ही कर चुके हैं, यहां आएगी सदस्यता। अयोग्यताओं की हमने बात की, 2 अयोग्यताओं की। अगर कोई सांसद आर्टिकल 102 यही कहता है कि अयोग्य सांसद है तो क्या होगा, अयोग्य सांसद की जो सदस्यता है वह राष्ट्रपति की सलाह पर, राष्ट्रपति की सलाह पर क्या होगा दोस्तों, राष्ट्रपति उसको सलाह देंगे और यह कहेंगे कि निर्वाचन आयोग जो होगा जो निर्वाचन आयोग है वह इसकी सदस्यता क्या करे, रद्द करे। जो निर्वाचन आयोग है उसको क्या करना है, जो सांसद है अयोग्य सांसद है, राष्ट्रपति की सलाह पर निर्वाचन आयोग अयोग्य सांसद की जो सदस्यता है उसको रद्द कर सकता है अनुच्छेद 102 के तहत। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 103 की। अनुच्छेद 103 दोस्तों, अनुच्छेद 103 यह है कि यदि कोई अयोग्य सांसद, यदि अयोग्य सांसद यदि कोई अयोग्य सांसद सत्र चलने के दौरान यदि संसद में आता है, यदि कोई अयोग्य सांसद सत्र में आयोग हो आएगा या आया हो, जैसे सत्र चल रहा है, अगर अयोग्य सांसद सत्र में आ जाए, सत्र चलने के दौरान आ जाए तो क्या होगा, उससे 500 रुपए प्रतिदिन, क्या होगा, 500 रुपए प्रतिदिन जुर्माना वसूला जाएगा। हम बात कर रहे हैं दोस्तों अनुच्छेद 103 की। यदि कोई अयोग्य सांसद सत्र में आता है तो क्या होगा, उससे 500 रुपए प्रतिदिन जुर्माना वसूला जाएगा। दोस्तों हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें और लाइक भी करते रहें। हमने बात की थी अनुच्छेद 103 की कि यदि अयोग्य सांसद 500 रुपए प्रतिदिन, उससे क्या होगा, सत्र में आता है तो 500 रुपए प्रतिदिन उससे जुर्माना लगेगा। दोस्तों आज की क्लास में हम यही लास्ट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।